हमने पिछले एपिसोड में देखा म्यूल ने रॉयल गार्ड्स के सामने अपनी मेंटल पावर्स का जबरदस्त डेमो दिया। उसने स्कारलेट, जो कि मरे हुए आर्क्योड्यूक बेलेरियन की बेटी है, उसे मेंटली फोर्स कर दिया था कि वो खुद को मार ले ताकि लोग उसकी पावर का लेवल समझ सकें। दूसरी तरफ कैल्गन प्लैनेट पर पिचर ने टॉरन और उसकी वाइफ बेटा से कांटेक्ट किया क्योंकि वो उनके साथ म्यूल की पार्टी में जाना चाहता था। उसका एम था कि वो खुद देख सके कि म्यूल असल में कैसा है। जबकि इग्निस प्लैनेट पर गाल और हैरी ने पिछले 151 साल मेंटलिक को ट्रेन करने में लगा दिए ताकि वो म्यूल से लड़ने के लिए रेडी हो सके और सेकंड फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। उनका प्लान था कि वो थोड़े थोड़े वक्त के लिए क्रायो स्लीप में चले जाएं, जिससे वो फ्यूचर तक सरवाइव करें, यानी जब तक म्यूल नहीं आता। लेकिन ये प्लान सही नहीं चला। हैरी ने डिसाइड किया कि गाल को ज्यादा टाइम तक क्रायो स्लीप में भेज दिया जाए, 100 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए, क्योंकि उसकी हेल्प से ही म्यूल को हराया जा सकता है। हैरी खुद बाहर रुका ताकि सब कुछ मैनेज कर सके, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो मर गया। गाल अब डॉन से कांटेक्ट में है ताकि दोनों मिलकर म्यूल से निपट सकें। अंपायर के सीन में डस्क ने एक डेडली वेपन रिवील किया, एक डेथ स्टार जैसा ऑब्जेक्ट जो इन्विक्टस के बचे कुचे टुकड़ों से बनाया गया था। अब सवाल ये है कि ये सभी प्लॉट लाइन्स एपिसोड 3 में कैसे आगे बढ़ी। चलिए देखते हैं। 3 साल पहले डॉन ट्रेंटर की लाइब्रेरी में गया था ताकि केल्स 9 प्रूफ ऑफ फोल्डिंग को देखे। ये एक रेयर बुक थी जिसे बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें हैरी सेल्डन ने काफी कंट्रोवर्शियल चीजें लिखी थी। लाइब्रेरियन ने उसे असली मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई। जैसे ही डॉन ने उसे थोड़ा ऑब्जर्व किया, उसे रियलाइज हुआ कि ये वही ओरिजिनल कॉपी है जो पहले गाल को दी गई थी। तो उसका कंफ्यूजन ये था, ये वापस लाइब्रेरी में कैसे आई। तभी लाइब्रेरियन ने बताया कि ये गाल का एक सीक्रेट सिग्नल था, जैसे एक कॉलिंग कार्ड, और उसने इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो भी इस बुक को मांगे उसके लिए एक मीटिंग अरेंज करनी है। और बस फिर क्या, कुछ ही पल में डॉन एक टी हाउस में गाल के सामने बैठा होता है, होलोग्राम के थ्रू। शायद वो प्रोजेक्शन टेबल पर रखे शेल से आ रहा था। दोनों फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, काफी मिस्टीरियस और इम्पोर्टेंट वाइब्स के साथ। ये सीन दिखाता है कि गाल हर मूव पर प्लानिंग कर रही थी और इवन अंपायर के लोगों को भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही थी। गाल चाहती थी कि डॉन ओपन माइंडेड रहे ताकि जब म्यूल का खतरा सामने आए तब दोनों मिलकर काम कर सकें। इसके बदले में गाल उसे एक एस्केप हैच देने वाली थी, मतलब एक रास्ता जिससे वो अपनी अंपायर वाली लाइफ से निकल सके। हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो हर जनरेशन का डॉन अंपायर छोड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता ही रहता है, और ये वाला डॉन भी कुछ अलग नहीं है। लेकिन अब अंपायर ने अपनी गलतियों से सीख लिया है, इसलिए इन्होंने ऐसे सिस्टम्स बना लिए हैं ताकि कोई भी डॉन इजीली अपनी पोजीशन छोड़ न सके। फिर भी अब ये डॉन समहाउ गाल तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि उसके मन में भी आजादी की स्ट्रॉन्ग डिजायर है। अब ये देखना बाकी है कि गाल उसकी हेल्प करेगी या नहीं, और अगर की तो क्या उसका कोई हिडन मोटिव भी है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गाल और डॉन की जो बातचीत पिछले एपिसोड के आखिर में शुरू हुई थी वो यहाँ कंटिन्यू होती है। दोनों पहले थोड़ा बेसिक इन्फो एक्सचेंज करते हैं म्यूल के बारे में, जिसके बाद गाल एक इम्पोर्टेंट सजेशन देती है। वो कहती है कि डॉन कैल्गन पर इनक्लोजर डिक्लेयर करे। इसका मतलब है कि अंपायर अपनी शिप्स वहाँ भेजकर म्यूल को उसके आगे बढ़ने से पहले ही रोक ले। लेकिन डॉन इस आइडिया को पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि ये वॉर जैसा लगेगा और उसके पास इतना बड़ा काम करने के लिए काउंसिल का सपोर्ट भी नहीं है। इसी डिस्कशन के दौरान गाल एक लाइन बोलती है, द म्यूल इज ऑन द बोर्ड नाउ। ये लाइन थोड़ी मेटाफोरिकल है। इसका मतलब हो सकता है कि म्यूल अब ऑफिशियली गेम का हिस्सा बन चुका है। या तो वो काउंसिल के डिसीजन में इंटरफेयर कर रहा है, या फिर गाल चेस की तरह सोच रही है जिसमें म्यूल अब गेम में आ चुका है और इनके पास उसे हटाने का बस एक ही मौका है। अगर इन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो बाद में वापस ये चांस नहीं मिलेगा। गाल का मेन पॉइंट ये है कि अगर इन्होंने अब भी डिले किया तो बाद में सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। गाल डॉन को ये भी वार्न करती है कि अगर वो म्यूल का असली नेचर समझना चाहता है तो उसके सामने फिजिकली न जाए बल्कि वर्चुअली इंटरैक्ट करे। वो कहती है कि म्यूल 100 मीटर के रेडियस में लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट कर सकता है। डॉन को ये बात पहले अनरियलिस्टिक लगती है, लेकिन उसके चेहरे से लगता है कि वो गाल की बात को सीरियसली लेने लगा है। ये सीन क्लियरली दिखाता है कि अब सिचुएशन बहुत सेंसिटिव हो गई है और अगर अंपायर ने अब भी टाइम वेस्ट किया तो म्यूल को कोई नहीं रोक पाएगा। कैल्गन प्लैनेट पर सीन काफी इंटेंस हो जाता है जब पिचर टॉरन और बेटा के साथ म्यूल की पार्टी में जाता है। पार्टी शुरू होती है, सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर म्यूल पिचर के माइंड में घुस जाता है क्योंकि उसे पता है कि पिचर में भी हिडन पावर है, मतलब एक ऐसा इंसान जो दिमाग से चीजें कंट्रोल या सेंस कर सकता है। म्यूल का मेन गोल है गाल के बारे में कुछ इन्फो निकालना और वो डायरेक्टली पिचर के थॉट्स को एक्सप्लोर करने लगता है। लेकिन जैसे ही पिचर को समझ आता है कि वो कंट्रोल में आता जा रहा है,
वो लिटरली पार्टी छोड़कर अपने स्पेसशिप में बैठता है और कैल्गन से भाग जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। ये मूवमेंट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनिशियली लगता है कि पिचर काफी कॉन्फिडेंट, फियरलेस कैरेक्टर है जो म्यूल को आउटस्मार्ट करेगा। लेकिन जैसे ही म्यूल अपनी मैंटेलिक पावर यूज करता है, प्रीचर बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर भी ये चीज क्लियर होती है, प्रीचर किसी नॉर्मल आदमी की तरह नहीं रिएक्ट करता। वो थोड़ा रेजिस्टेंस शो करता है और इसका रीजन ये है कि वो खुद भी एक मैंटेलिक है। उसका नेकलेस जो गाल के नेकलेस जैसा ही है, ये हिंट देता है कि प्रीचर एक्चुअली इग्निस का एक स्पाई है जहाँ मैंटेलिक ट्रेन होते हैं। इसी वजह से उसे गाल के बारे में भी पता होता है। और जब म्यूल प्रीचर के माइंड को रीड करता है तो म्यूल को गाल के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है। इसका मतलब ये भी है कि हाँ, गाल और म्यूल इवेंचुअली टकराते, लेकिन प्रीचर के पार्टी में जाने की वजह से ये टकराव और जल्दी होने वाला है। तो प्रीचर का ये रिस्की मूव, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, टाइमलाइन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। इस सीन में प्रीचर जब टॉरन और बेटा को छोड़कर भाग जाता है तो बेटा थोड़ी इमोशनल और सार्केस्टिक होती है। बेटा कहती है कि हाँ, प्रीचर हमें छोड़कर भाग गया है, लेकिन फिर भी हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि प्रीचर ने ब्लैक टंग उसका यूज करके उनका मौका छीन लिया। मतलब इनके पास जो चांस था उसने बर्बाद कर दिया। अब बेटा चाहती है कि वो उसका बदला ले। तो प्लान के मुताबिक टॉरन म्यूल को डिस्ट्रैक्ट करता है और बेटा सीधा जाती है म्यूल के एक सबऑर्डिनेट मैग्निफिको के पास, जिसे अभी थोड़ी देर पहले म्यूल ने सबके सामने बेइज्जत किया था बिना किसी वजह के। और हाँ, मैग्निफिको उसका असली नाम है। म्यूल उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। टॉरन इस डिस्ट्रैक्शन में काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, लेकिन प्लान कामयाब होता है। दोनों मैग्निफिको का ट्रस्ट जीत लेते हैं और उसके जरिए कैल्गन से सेफली भाग भी जाते हैं। इस पूरी सिचुएशन में एक और इंटरेस्टिंग बात रिवील होती है। टॉरन के थ्रू हमें पता चलता है कि म्यूल बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये फैक्ट म्यूल के मोटिव को थोड़ा और लेयर्ड बना देता है। शायद ये उसकी इनसिक्योरिटी या फ्रस्ट्रेशन की जड़ हो कि जब वो अपनी लेगेसी बायोलॉजिकली पास नहीं कर सकता तो वो पूरे एम्पायर और फाउंडेशन को कंट्रोल करके अपना नाम अमर करना चाहता हो। मैग्निफिको के भाग जाने के बाद म्यूल इतने गुस्से में होता है कि वो लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन उसका ये वॉयलेंट आउटबर्स्ट डॉन के कॉल से इंटरप्ट हो जाता है। इसके बाद जो चीज सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली लगती है वो है डस्ट का कैजुअल एटीट्यूड। वो बार बार कह रहा है कि म्यूल बस एक फ्लेवर ऑफ द वीक विलन है, यानी एक ऐसा छोटा मोटा खतरा जो थोड़े दिन में टल जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि म्यूल ने कुछ ही सेकंड में एक पूरा प्लैनेट कैल्गन अपने कब्जे में ले लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। डस्ट का ये अंडर एस्टिमेट करना दिखाता है कि वो इस नए खतरे को समझने लायक नहीं रहा, और सच कहे तो अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए। डॉन कंपैरेटिवली स्मार्टर लगता है। कम से कम वो म्यूल के साथ एक सेंसिबल बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है। डॉन म्यूल को एक पॉलिटिकल डील ऑफर करता है। अंपायर उसे अपना जंप गेट, ट्रेड नेटवर्क और ट्रेंटर की प्रोटेक्शन देगा और बदले में म्यूल कैल्गन पर रूल करेगा, लेकिन अंपायर के छत्र छाया में। मतलब म्यूल का अपने प्लैनेट पर कंट्रोल होगा, पर फाइनल अथॉरिटी अंपायर की होगी। ये मूव काफी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि जैसे ही फर्स्ट एपिसोड में मेंशन हुआ था, कैल्गन ना अंपायर के अंडर है ना फाउंडेशन के, लेकिन गाल ने वार्न किया है कि कैल्गन पर कंट्रोल लेना म्यूल का पहला स्टेप है उसके फुल गैलेक्टिक डोमिनेशन प्लान का। डॉन इस बात को समझता है, इसलिए वो चाहता है कि कैल्गन लीगली अंपायर का पार्ट बन जाए ताकि म्यूल बिना अंपायर की परमिशन के वहाँ से कुछ ऑपरेट न कर सके। ओवरऑल ये सीन दिखाता है कि डॉन अब पॉलिटिकली मैच्योर हो गया है, जबकि डस्क अब आउटडेटेड लग रहा है। यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि म्यूल को किसी चीज का डर ही नहीं है। अगर सिचुएशन वॉर तक पहुँचती है तो वो उसके लिए भी रेडी है, या शायद उसके लिए वॉर एक और अपॉर्चुनिटी हो पावर दिखाने की। उसे लगता है या कहे कि फील होता है कि अंपायर अभी एक्सट्रीमली वल्नरेबल पोजीशन में है, और अगर वॉर हुई भी तो अंपायर उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए म्यूल के लिए कोई रिस्क है ही नहीं। अब बात करते हैं कि वर्चुअल कॉल पर जाने से पहले म्यूल कैल्गन पर कर क्या रहा था। असल में म्यूल और उसकी टीम ने कैल्गन के स्पेस ट्रैफिक सिस्टम को हैक या ओवरराइड कर दिया था बिना किसी को पता चले। पहले तक कैल्गन एक ओपन सिस्टम था, कोई भी आ जा सकता था, लेकिन अब म्यूल ने जंप गेट्स के कंट्रोल ले लिए हैं, यानी अब एंट्री और एग्जिट उसकी मर्जी से ही होगी। एक आदमी जो कुछ आम कर रहा था, शायद प्लैनेट के डिफेंस सिस्टम में कोई हैवी वेपन ऑन कर रहा था, जिसे म्यूल फ्यूचर में जब जरूरत पड़े तब यूज करेगा। म्यूल की स्ट्रैटेजी सिंपल है, सब कुछ क्वाइटली कंट्रोल में लेना बिना दिखाए, ताकि जब वक्त आए तो सरप्राइज अटैक हो सके। उसे पता है कि अगर दुश्मनों को अभी मालूम हो गया कि उसने कैल्गन को स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बिल्डिंग बना दी है तो वो पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे, इसलिए वो अभी सब कुछ सीक्रेट रखना चाहता है।
ट्रेंटर में डे एक बोल्ड और रिस्की मूव करता है। वो कमांडर मेवन के पास जाकर एक सीक्रेट एस्केप प्लान प्रपोज करता है। डे चाहता है कि मेवन उसे और सॉन्ग को पैलेस से चुपके से निकाल दे बिना किसी को पता चले। इसके बदले में डे मेवन को कुछ टेम्पटिंग रिवॉर्ड्स ऑफर करता है, इतना पैसा कि वो एक पूरा प्लैनेट खरीद सके, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने इंपीरियल नैनाइट्स ट्रांसफर करने का वादा, जिससे मेवन की बेटी की बीमारी ठीक हो सके। मेवन पहले थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि ऑब्वियसली ये मिशन काफी डेंजरस है, लेकिन जब बात अपने परिवार के फ्यूचर और बच्ची की सेहत पर आती है तो वो सोचने के लिए अग्री कर लेता है। इस सीन के बाद जब डे और सॉन्ग पैलेस से अपने विला की तरफ जा रहे होते हैं, डे बीच में रुकता है ताकि डेमिर्जेल से थोड़ा डिस्टेंस बनाए। सॉन्ग को समझ नहीं आता कि डे डेमिर्जेल से इतना डरता क्यों है। तभी डे उसे एक शॉकिंग सच बताता है, डेमिर्जेल एक रोबोट है। सॉन्ग पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे डे और डिटेल्स बताता है उसे रियलाइज होने लगता है कि डे सच कह रहा है। डेमिर्जेल जैसा बिहेव करती है, जो उसकी प्रेजेंस है, उसका अंदाज और उसका क्लियंस के साथ कनेक्शन, ये सब देखकर कोई भी ट्रेंटर का कॉमन सिटीजन शायद पहले ही गेस कर लेता कि ये ह्यूमन तो हो ही नहीं सकती। और फिर भी शो में ये फैक्ट इस तरह दिखाया है जैसे ये कोई शॉकिंग ट्विस्ट हो। जब डे और सॉन्ग अपनी जर्नी की तैयारी कर रहे होते हैं, सॉन्ग डे के एस्केप प्लान पर शक जताती है। उसका मानना है कि इन्हें डेमिर्जेल की प्रोटेक्शन में रहना चाहिए क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इससे पहले कि डे उसे मना सके, डेमिर्जेल विला आ जाती है और कहती है डे को डस्क और डॉन के साथ पैलेस आना होगा। जब डे का ध्यान हटता है तब सॉन्ग चुपके से डेमिर्जेल को एक सीक्रेट सिग्नल देती है। डेमिर्जेल फौरन उस पर रिएक्ट नहीं करती क्योंकि अभी पैलेस की मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि पैलेस में डॉन सबको वार्न करता है कि इन्हें अपनी आर्मी तैयार रखनी चाहिए क्योंकि अगर म्यूल ने सिर्फ एक ही दिन में कैलगन पर कंट्रोल ले लिया तो ट्रेंटर तक पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी। डॉन चाहता है कि डे काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, लेकिन अभी तक सिर्फ डे के पास ही ये पावर है। डेमिर्जेल इस सजेशन के खिलाफ है क्योंकि उसका कहना है कि काउंसिल वॉर के अगेंस्ट वोट करेगा और इससे उन्हें डायनेस्टी के ऊपर पावर मिल जाएगी। हर बार डे जो डेमिर्जेल की बात के खिलाफ जाता है, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली उसका मशवरा मान लेता है और मीटिंग नहीं बुलाता। लेकिन साथ ही डेमिर्जेल को ऑर्डर देता है कि कैलगन पर नजर रखी जाए और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो फौरन उसे रिपोर्ट करे। डस्क को थोड़ा अजीब लगता है कि डॉन कैलगन के मामले में कुछ ज्यादा ही घुस रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि डॉन सीक्रेटली गाल से गाइडेंस ले रहा है, जो म्यूल के खतरे को अंपायर से भी ज्यादा समझती है। अब जब डॉन के पास कुछ करने को नहीं है तो वो डे और डस्क के साथ ड्रिंक करता है। शायद ये इन तीनों का आखिरी खुशी भरा लम्हा हो। इसके बाद डे वापस विला आता है। उसे यहाँ डेमिर्जेल मिलती है। वो बताती है कि उसने सॉन्ग को वापस उसके घर भेज दिया है और उसकी यादें भी मिटा दी हैं। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि सॉन्ग एक ऐसे रिलीजन द इनहेरिटेंस को फॉलो करती है जिसमें रोबोट्स को देवता माना जाता है। ये सेक्ट मानता है कि एक दिन आएगा जब आर्टिफिशियल बीइंग जैसे डेमिर्जेल फिर से अपनी पुरानी शक्ति हासिल करेगी और दुनिया से जुल्म और नाइंसाफी मिटा देगी। लेकिन ट्रेंटर में ये इल्लीगल है क्योंकि पहले एक रोबोट ह्यूमन वॉर हुई थी जिसमें रोबोट्स लगभग खत्म हो गए थे, सिर्फ डेमिर्जेल बची थी। जब सॉन्ग को पता चला कि डेमिर्जेल एक रोबोट है तो उसने उसे एक डिवाइन फिगर समझ लिया, एक मसीहा। सॉन्ग ने डेमिर्जेल को इनहेरिटेंस का एक सीक्रेट साइन दिखाया। शायद डेमिर्जेल डायनेस्टी को छोड़कर उन लोगों का साथ दे जो उसे पूजते हैं। लेकिन यही सॉन्ग की सबसे बड़ी भूल थी। डेमिर्जेल एकदम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम करती है। उसका हर डिसीजन क्लियंस के लिए है। वो सिर्फ उनकी सेवा के लिए बनी है, ना कि किसी कल्ट की देवी बनने के लिए। इसलिए उसने सॉन्ग को हटा दिया, यानी डे का पूरा एस्केप प्लान खुद उसने खराब कर दिया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डेमिर्जेल झूठ बोल रही हो। शायद उसने सॉन्ग की मेमोरी नहीं मिटाई, बस उसे टेम्परेरी हटा दिया हो, बिकॉज वो जानती है कि क्लियन डायनेस्टी अब टूटने वाली है और जब डायनेस्टी खत्म हो जाएगी तो डेमिर्जेल के पास कोई पर्पस नहीं बचेगा। उस मोमेंट में अगर एक पूरी कल्ट उसकी पूजा करने के लिए रेडी हो तो वो उनका नया रोल मॉडल बन सकती है। पहली बार डेमिर्जेल लीडर बनेगी, ऑर्डर्स देगी और लोग उसका पालन करेंगे। तो हो सकता है कि वो फ्यूचर के लिए सॉन्ग को सेफ रख रही हो, अपने खुद के नए अंपायर के लिए। आपका क्या मानना है? क्या डेमिर्जेल वाकई सॉन्ग की यादें मिटा चुकी है या ये सब उसके सीक्रेट प्लान का हिस्सा है? ये तो अगले ही एपिसोड में पता चलेगा। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।